हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल हैं, एट प्रेजेंट अबाउट 470 आर्टिकल्स हैं, बट हम आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो न्यूज़ में भी रहते हैं फ्रिक्वेंटली और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 जो है वो नेम और टेरिटरी की बात करता है यूनियन के, और आर्टिकल 3 ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी अगर किसी नया स्टेट को फॉर्म करना है या किसी एरिया स्टेट का चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है और स्टेट की और नाम किसी स्टेट का बदलना है, तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल 13 बात करता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे वो लाइबल हैं स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट्स। और आर्टिकल 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब इक्वल हैं। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अधिकार मिलेगा, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, यानी अनटचेबिलिटी किसी भी प्रैक्टिस में एबॉलिश्ड है, कोई भी किसी भी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेगा किसी भी फॉर्म में। और आर्टिकल 19 जो बात करता है वो करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है बाय डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, बाय डिफरेंट केस लॉज। इसका इंटरप्रिटेशन आज बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जो पार्लियामेंट ने RTE बनाया है, राइट टू एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं इसी के अकॉर्डिंग बनाया है। आर्टिकल 21A जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 2002 में। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी राइट टू रिलीजन है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 में। आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। और आर्टिकल 32 बात करता है राइट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, यानी अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वेरियस रिट्स इशू कर सकती है उसके राइट को रिस्टोर करने के लिए। आर्टिकल 38 बात करता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी स्टेट को एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना होगा जिससे लोगों का वेलफेयर हो। और आर्टिकल 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा और फ्री लीगल एड मिलेगी सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो काफ़ी वल्नरेबल हैं और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेट के द्वारा, जिससे उनको भी जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी हो, उनको भी जस्टिस मिले, न्याय मिले उनको भी। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये गांधीयन DPSP है। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, आर्टिकल 44 में साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 45 बात करता है प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी चाहिए स्टेट को और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए 6 साल से नीचे के बच्चे को। ये आर्टिकल 45 में है। और जो हम आर्टिकल लास्ट में डिस्कस किया था 21A, उसमें 6 to 14 के लिए है और इसमें एज ऑफ 6 ईयर से कम, आर्टिकल 45 में 6 साल से कम के बच्चों की बात की गई है। आर्टिकल 46 में कहा गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, की एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं सोसाइटी के, इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, की जुडिशरी जो है बिल्कुल सेपरेट होगी एग्जीक्यूटिव से।
दोनों में कोई भी लिंक नहीं होगा, मतलब दोनों अपने अलग अलग डोमेन में काम करेंगे। आर्टिकल 51A डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि स्टेट को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उससे ऐड की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 72 बात करता है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है कि बिल्कुल अगर कोई भी क्रिमिनल है या कोई भी प्रिजनर है तो उसके पास लास्ट रिसोर्ट है, अगर उसकी सारी रेमेडी ख़त्म हो गई है तो वो प्रेसिडेंट से क्षमा याचिका मांग सकता है। ये आर्टिकल 72 में लिखा है। आर्टिकल 74 जो है वो बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो एडवाइज करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट बाउंड हैं उस एडवाइस पे एक्ट करने के लिए। आर्टिकल 78 बात करता है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़, कि उनको इन्फॉर्मेशन टाइम पे प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है और सबमिट करनी है इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 108 बात करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ दोनों हाउसेस की, कि अगर किसी बिल को लेकर डेडलॉक है तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा 108 में। आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल के रिगार्डिंग। आर्टिकल 1112 बात करता है बजट के बारे में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है कहीं भी। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को लिखा गया है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 123 डील करता है प्रेसिडेंट की पावर ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करने के लिए, कि अगर किसी टाइम कोई भी सेशन अगर नहीं है पार्लियामेंट का, मतलब रनिंग में नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल 124 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है आर्टिकल 124। आर्टिकल 143 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, कि प्रेसिडेंट के पास राइट है, पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी लीगलिस्टिक मैटर में जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, उस पर प्रेसिडेंट राय ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, बट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे। आर्टिकल 155 जो है ये बात करता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट की। आर्टिकल 161 जो है ये पार्डनिंग पावर की बात करता है गवर्नर की। आर्टिकल 72 जो था वो पार्डनिंग पावर थी प्रेसिडेंट की, और आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर है गवर्नर की। आर्टिकल 163 में वही बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, जो कि बिल्कुल सिमिलर है आर्टिकल 74 से, जो यूनियन लेवल पे है ये स्टेट लेवल पे है। आर्टिकल 167 जो है ये डील करता है सीएम की ड्यूटी से, कि इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने हैं कैबिनेट्स के डिसीजन की, और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है गवर्नर को टाइम पे। आर्टिकल 169 बात करता है कि एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, कि अगर विधान परिषद का गठन और उसको भंग करना है तो वो आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल 200 में बिल को एसेंट की बात है, कि अगर गवर्नर के पास कोई भी बिल आया तो वो एसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे 200 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 201 डील करता है कि जो बिल रिजर्व कर दिए जाते हैं गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए, ये आर्टिकल 201 में लिखा है। आर्टिकल 226 बात करता है हाई कोर्ट की पावर की, कि वो रिट इश्यू कर सकती है 226 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 239AA ये डील करता है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, और आर्टिकल 249 ये डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब यह है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर हैं उन पे भी लेजिस्लेट कर सकता है, उस पर भी कानून बना सकता है, बट नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए तभी। आर्टिकल 262 डील करता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली की। मतलब यह है कि कोई भी अगर दो राज्यों के बीच में, उससे ज़्यादा राज्यों के बीच में अगर किसी रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है तो पार्लियामेंट जो है रिवर बोर्ड बना सकती है उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए।
आर्टिकल 263 डील करता है इंटर स्टेट काउंसिल से, जिससे कि फेडरलिज्म बना रहे, मतलब बढ़िया से फेडरलिज्म काम करे। 265 डील करता है कि टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि मतलब ये है कि इसका मतलब सिंप्लीफाई ये है सिंपल लैंग्वेज में कि वही टैक्स लागू होंगे जो लॉ के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा। आर्टिकल 266 डील करता है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट से, यानी कंसोलिडेटेड फंड की बात आर्टिकल 266 में कही गई है। आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड की बात कही गई है जो कि एक इमरजेंसी फंड है। आर्टिकल 275 में ग्रांट्स की बात की गई है जो कि यूनियन से स्टेट्स को दिए जाते हैं, सभी को नहीं, किसी किसी स्टेट को डिफरेंट कंडीशंस में। इनको स्टैट्यूटरी ग्रांट भी बोलते हैं, जो यानी स्टैट्यूटरी का मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 280 फिनेंशियल कमीशन की बात करता है, यानी फिनांस कमीशन की बात करता है। आर्टिकल 300 बात करता है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, कि मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी सूट लाबिस फाइल कर सकती है और स्टेट भी किसी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। आर्टिकल 300A डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी जो था एक फंडामेंटल राइट था, बट क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारे डिस्प्यूट हुए इस प्रोविज़न को लेके, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, तो 44th अमेंडमेंट से इसको फंडामेंटल राइट के जगह से डिलीट करके एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 311 बात करता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। मतलब ये है आर्टिकल 311 में कि जो भी लोग यूनियन की सर्विस या स्टेट की सर्विस में है उनको प्रोटेक्शन है डिसमिसल से, रिमूवल से और उनकी रैंक में रिडक्शन से 311 के अकॉर्डिंग। मतलब उनको आर्बिट्रेरी हटाया नहीं जा सकता है। जो भी पर्सन सिविल सर्विसेज में है यूनियन की या स्टेट की या यूनियन सर्विसेज में है जो भी। आर्टिकल 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, दोनों यूनियन लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी। आर्टिकल 323A ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से। ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको ऐड किया है। आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन के फंक्शन से, यानी सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शंस का सारा कंट्रोल जो भी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 330 डील करता है सीट्स के रिजर्वेशन के लिए, एससी और एसटी के लिए लोकसभा में। आर्टिकल 335 डील करता है क्लेम जो है एससी और एसटीज़ के लिए सर्विसेज और डिफरेंट पोस्ट पे। आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन 352। आर्टिकल 355 डील करता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन से। जैसे कि अब हम मणिपुर में एट प्रेजेंट देख रहे हैं, जो भी इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है कहीं 2-3 महीनों से, तो कहीं ना कहीं देखो तो ये आर्टिकल वायलेट हुआ है 355, जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की प्योर ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे इंटरनल डिस्टर्बेंस से। बट क्योंकि मणिपुर 2-3 महीने से लगातार डिस्टर्बेंसेस फेस कर रहा है और कहीं ना कहीं मणिपुर जल भी रहा है 2-3 महीनों से, तो हम प्योरली कह सकते हैं कि 355 प्योर वायलेट हुआ है आर्टिकल। 356 डील करता है प्रेसिडेंट रूल से, बट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल नहीं कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन किया गया, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तो प्रेसिडेंट उस स्टेट की पावर अपने हाथ में ले सकते हैं 356 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 360 डील करता है फिनेंशियल इमरजेंसी से और आर्टिकल 365 डील करता है प्रेसिडेंट रूल से। यानी प्रेसिडेंट रूल जो है वो 2 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लग सकता है, एक तो 356 के अकॉर्डिंग और एक 365 के अकॉर्डिंग। 365 में क्या है कि अगर यूनियन कोई डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को और अगर स्टेट फेल हुआ है उसको कंप्लाई करने में डायरेक्शन को, तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है और प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है।
आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के, कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ये प्रोविज़न। आर्टिकल 370 ये सभी को पता था, अब तो हटा दिया गया है, टेम्परेरी प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आर्टिकल 394A ये डील करता है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। ये था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही था, बट क्या होता है कि 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम करते हैं 1987 से, उसमें हम हिंदी लैंग्वेज में भी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से रीराइट करते हैं। और आर्टिकल 394 उसी की बात करता है कि ये ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है, बिल्कुल आधिकारिक रूप से हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 394A। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।